जय हिंद। ठीक है, क्या पढ़ना है आज? कुछ पढ़ना है या फिर सिर्फ सुनना है? सुनना है, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि कितने लोग अभी प्रीलिम्स देने वाले हो और कितने लोग मेंस देने वाले हो, थोड़ा सा बता दो मुझे, तो उसके हिसाब से अपन बात कर ले आगे। प्रीलिम्स कितने लोगों का है अभी और मेंस कितने लोगों का है? प्रीलिम्स इस बार देंगे और मेंस हो सकता है, डर क्यों लग रहे हो? वो तो हो ही जाएगा, वो कोई दिक्कत है नहीं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पहली बात है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच ही समझ लो, ज़्यादा अच्छा वही है कि आपको फोकस किस बात पर करना है। हालांकि पहली बार तो मैं मिल नहीं रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों को सब चीज़ें पहले से बहुत कुछ बताई है और बहुत सारी चीज़ें बोलता भी रहता था, वही चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर लो, ठीक है। कुछ नया तो कुछ ऐसा होता नहीं है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस तो कुछ होता नहीं है। आज हो गया इसलिए हमने बात बताने लगे कुछ अलग तरीके से, बाकी हम लोग पुरानी बातें हमने पहले भी वही बताई हैं ना। जैसे सबसे पहले यदि आप देखो तो प्रीलिम्स में ही बात कर लो, तो मैंने पहले भी बोला था आप लोगों से कि आपको कौन सी यूनिटों पर फोकस करना है। तो हमेशा जो है वो यूनिट कौन सी होगी? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, मतलब आपकी प्रायोरिटी पर कौन सा होना चाहिए? ऑड यूनिट्स ना। ये जो भी प्रीलिम्स अभी पहली बार देने वाले हैं या बाद में देने वाले हैं, जैसा भी रहेगा, तो अभी अप्रैल में तो वैसे भी सभी लोग दोगे क्योंकि मेंस के बाद में तुरंत तो रिजल्ट आता नहीं है, तो देना तो सभी को है। तो प्रायोरिटी 1, 3, 5, 7, 9 मतलब ऑड यूनिट। फिर सेकंड प्रायोरिटी प्रीलिम्स में कौन सी जाएगी? तो वो फिर आपका रिवर्स ऑर्डर में जाना है, 10, 8, 6, 4, 2, ठीक। तो इसका मतलब क्या 4 और 2 को छोड़े थे पूरा? नहीं, वो भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी जो है वो आपकी प्रायोरिटी सेट कर लो कि हमको करना क्या क्या है। बोर्ड का उपयोग ही करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो प्रीलिम्स की यूनिट है उसमें यदि आप देखोगे तो 1, 3, 5, 7, 9 ये प्रायोरिटी पे रखो। अब मेंस में इसी के काउंटर पार्ट में मेंस में कौन कौन सी यूनिट आती हैं उसको समझ लो, ठीक है। उसको समझने से आपके प्रीलिम्स की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। कम पढ़ने पे ज़्यादा स्कोरिंग हो, उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। कम पढ़ने से मतलब ये मत समझना कि बुक नहीं देखनी 4-5 दिन तक, वैसा कुछ नहीं। कम पढ़ने से मतलब कि सिलेबस कम है और नंबर ज़्यादा है, स्कोरिंग ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है। पहली यूनिट जो है वो आपको पता ही है, एमपी हिस्ट्री और एमपी आर्ट एंड कल्चर की है प्रीलिम्स में। मेंस के काउंटर पार्ट में यदि आप देखोगे तो कौन सा बनेगा? पेपर फर्स्ट के पार्ट ए की 4th और 5th यूनिट, ठीक। तो 4th 5th यूनिट मेंस की पढ़ लो, उससे आपकी फर्स्ट यूनिट कवर, ठीक। आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेंस में 60 नंबर वहाँ पर कवर हो रहे हैं, यहाँ पर 10 से 12 नंबर यहाँ पर कवर हो रहे हैं, तो मतलब दोनों में आपको लीडिंग एज मिलेगा, ठीक। दूसरी चीज़ है थर्ड यूनिट मतलब एमपी की ज्योग्राफी है, ये कौन सी यूनिट में मिलेगी? पेपर फर्स्ट पार्ट बी यूनिट 3, ठीक। तो यहाँ पर 3 नंबर की यूनिट, 30 नंबर यहाँ पर भी पक्के होने हैं और उसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स में भी वेटेज मिलेगा। अब यूनिट 5 जो है वो आपकी स्पेसिफिक किसकी है? तो यूनिट 5 यदि आप देखोगे तो वो आपकी है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की, एमपी की। तो ये आपके पेपर 2 का पार्ट ए है, उसमें आपको कौन कौन सी यूनिट मिल जाएगी? उसमें आपको मिलेगा सेकंड, थर्ड यूनिट से कुछ कुछ सेक्शंस मिलता है, मतलब सभी नहीं मिलेगा लेकिन कुछ कुछ सेक्शंस उसमें मिलता जाएगा। और उसके साथ साथ पेपर 2 के पार्ट बी में यूनिट 2, 3, 4, 5 ये जो है इसमें आपके कौन कौन से रहेंगे? इसमें आपकी स्कीम्स भी आ जाएंगी, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। स्कीम्स वगैरह से लेकर के बाकी सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो ओवरऑल यदि बात करोगे तो आपको ये कवर करके देगा पेपर सेकंड की, मतलब 5th यूनिट वहाँ से कवर। 7th यूनिट साइंस की है, इसमें सीधा से आपको पेपर 3 की बहुत सारी यूनिट कवर करनी है। जी बोलिए। तो इसमें आपको कौन सी यूनिट मिलना है तो उसको आप लोग समझें। तो फर्स्ट यूनिट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। 4th यूनिट को छोड़ दो, वो 9th यूनिट में कवर करेंगे, कंप्यूटर वाला सेक्शन है। 6th यूनिट वाली जो है उसमें हेल्थ इश्यूज़ वगैरह है, पूरा प्रीलिम्स में है। फिर उसके बाद में 7th यूनिट, पूरी की पूरी 7th यूनिट आपकी आ जाएगी। 7th के बाद में 8, 9, 10th यूनिट का कोई थोड़ा बहुत सेक्शंस आपको आए तो आए, उसमें मिनरल्स वगैरह ज़्यादातर होते हैं,
लेकिन पेपर 3 की कितनी 7 यूनिट यदि आप पढ़ते हो तो 7वीं यूनिट प्रीलिम्स की कवर हो गई। मतलब एक तरीके से आपको इम्पॉर्टेंट वेटेज वहाँ पर हुआ। अब देखो ना कि 7 यूनिट है, मतलब 210 नंबर मेंस के, और प्रीलिम्स के ये समझ लो कि 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं साइंस के आते हैं। तो मतलब आपको दोनों जगह पर अच्छा खासा लीड मिलेगा। ठीक, 9th में कौन सा हो जाएगा? 9th में आपकी पेपर 3 की कौन सी यूनिट आ जाएगी? 4 और 7। ठीक है, 4th और 7th यूनिट। 7th यूनिट में रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो 9th यूनिट में आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो अब देखो तो जरा कि आपकी प्रीलिम्स का सेक्शन तो मेंस में ही आधा कवर हो गया। अभी पूरा कहानी अभी हम लोग आगे और बढ़ेंगे, बहुत सारी यूनिट वहाँ पर कवर होनी है। ठीक, इतना समझ में आया। अब उसके बाद हम लोगों की सेकंड प्रायोरिटी पर चलना है। ये एक फर्स्ट स्लॉट हो गया, मतलब सिलेबस को हमने 2 भागों में बांट लिया है। एक जो है वो मोस्ट प्रायोरिटी वाला हो गया, सेकंड जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी। लीस्ट से मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, मतलब वो भी प्रायोरिटी वाइज ही पढ़ते जाओ। यहाँ पर सीक्वेंस से गए हो, अब रिवर्स ऑर्डर अपनाना है। रिवर्स ऑर्डर कौन सा होगा? सबसे पहले यूनिट 10। लोग कहते हैं ना कि आयोग सबसे पहले पढ़ लो, तो पढ़ो उसको भी, लेकिन उसको इस प्रायोरिटी के हिसाब से रख लो। ये सेक्शंस बहुत अच्छे से करना है। सोचो ज़रा कि 50 से 60 नंबर तो प्रीलिम्स के यहाँ से पक्के हैं। ठीक, अब उसके बाद में 10th यूनिट आई। 10th यूनिट जो है वो कौन सी हो जाएगी? आयोग की है। अब ये जो है वो आपका किस में आएगा? पेपर 2 के पार्ट ए की यूनिट कौन सी होगी? 2, 3 और 2, 3 के अंतर्गत में आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ फिर आपको आएगी 8th यूनिट। तो ये तो करंट का सेक्शन है, इसको मेंस में आप अप्लाई करना है बस। ठीक, वो प्रीलिम्स के हिसाब से अलग पढ़ते हो, थोड़ा सा मेंस के हिसाब से अलग हो जाएगा। ये 7 यूनिट प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, मेंस का काउंटर पार्ट उसका बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस है 7 यूनिट का प्रीलिम्स फोकस हो गई, और मेंस की लगभग आपकी बहुत सारी यूनिट यहाँ पर कवरेज दे के चली गई। इतना समझ में आया? अब उसके बाद में हम लोग चलें तो 6th यूनिट आपको मिलती है। 6th यूनिट कौन सी होगी? तो वो आपकी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की आती है। तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स की यूनिट जो है वो आपको मेंस में कहाँ पर मिलेगी? पेपर 2 पार्ट ए, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, कुछ हिस्सा 3rd यूनिट में भी मिल जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड में मिल जाएगा। ठीक, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन से आपको कौन सी यूनिट मिल जाएगी? यूनिट 1। 6वीं यूनिट खत्म। ठीक, फिर हम लोग पहुंचते हैं 4थी यूनिट में। मेंस में कहाँ पर मिलेगा? पेपर फर्स्ट पार्ट बी यूनिट 1 और 2। इसी तरीके से सेकंड यूनिट पार्ट ए 1, 2, 3 मेंस की यूनिट। ठीक, अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि इंटीग्रेशन कैसा है प्री और मेंस का। बहुत सारी यूनिट मेंस में छूट गई, बहुत सारी यूनिट प्री के हिसाब से अलग से रखती है। प्री के हिसाब से सिर्फ 8वीं यूनिट है जो वो अलग होगी। बाकी लोग कहते हैं ना कि मेंस और प्री का अलग अलग हो जाता है, ये सब होता है। प्री में फैक्चुअल डेटा जरूर अलग करना है, लेकिन 3 मार्कर्स तो पूरे वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। यदि आपने अभी रिसेंट पेपर देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि 3 मार्कर्स का रोल जो है वो पूरा प्रीलिम्स के फैक्ट ही है, कुछ अलग से कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी 10 यूनिट का कवरेज मैंने आपको बताया कि जो प्रीलिम्स को क्रैक करने में मदद कर सकता है। ठीक, बाकी आप जो थोड़े बहुत MCQs तो लगाओगे ही सही। ठीक है, थोड़े बहुत क्या बहुत लगाओगे, और फिर उसके बाद उन चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। तो यूनिट की प्रायोरिटी मैंने आपको सेट करवाई। अब उसका कारण भी समझ लो। सेकंड यूनिट जो हिस्ट्री की है, 4th यूनिट जो ज्योग्राफी की है, वो पूरा एक समंदर है। समंदर में से कितना पानी पी सकते हो, वो वैसी कहानी है। तो जितना कर सकते हो कर सकते हो। बेसिक नॉलेज आप सबके बहुत अच्छे होते हैं इन सब्जेक्ट्स में। जनरली आप जो है वो जनरलाइज्ड व्यू में तो बहुत अच्छा कर ही लोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको प्रायोरिटाइज करके काम करना है। प्राथमिकता दे दो, बाकी सब चीज़ें तो करनी तो हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी सेक्शन हमको करना नहीं है या छोड़ना है, करना सब है, लेकिन प्रायोरिटी आपको सेट करनी है। वो अपने दिमाग में सेट करके रखो। ये बात समझ में आ गई। अब फिर मेंस पर हम लोग चलें कि मेंस पर आपका जो प्रायोरिटी है वो कैसे रखना है। इस बार आपका लोगों का मेंस होगा मार्च में। अभी कितना समय बचा है? 11 से शुरू है ना, तो 11 से शुरू है, इसका मतलब सिर्फ 30 दिन भी नहीं बचे ढंग से। तो 10 दिन में, अब 30 दिन में क्या क्या पढ़ोगे?
बता सकते हो? बता दीजिए, ऐसा शर्माओ मत, पहली बार नहीं मिल रहे हैं हम लोग। जीपीएस जीआईएस वगैरह पढ़ेंगे, मतलब कम पढ़ने पर ज़्यादा स्कोरिंग देखा जाए। देखो फिक्स पैटर्न है ना कि 30 दिन में हमको जब कवर करना है तो हमको इस तरीके से करें कि स्मार्ट रूप से हम लोगों को कहाँ से नंबर स्कोरिंग ज़्यादा गेन होना है, वहाँ पर आपको प्रायोरिटी क्या करनी है वो बता देता हूँ। मेंस की प्रायोरिटी है। अब एक चीज़ और समझ लेना, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही कोई भी प्रकार के चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग आप कह सकते हो कि हम लोगों को चीज़ें कैसे सेट करना है। नहीं तो इसको कोई तुक्का मान लेता है कि शॉर्टकट हो जाए या कुछ, वैसा कुछ नहीं है। पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में 4th और 5th यूनिट, ठीक है। 4th 5th क्यों? क्योंकि आपने एमपी में पढ़कर आओगे प्री में, और अच्छा खासा पढ़ा होगा, अच्छा रट्टा मारा होगा। एमपी में तो रट्टी मारते हैं वैसे भी, ठीक। तो वहाँ पर आपने अच्छा रट्टा मारा है तो कोई दिक्कत है नहीं। अब उसके बाद में फर्स्ट पेपर पार्ट बी, इसमें 3 यूनिटों पर फोकस करना, 3 4 5, 3 4 5, मतलब ये दोनों सेक्शन कितना कवरअप कर दिया? 150, ठीक। 150 मतलब सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड से मतलब इतना कि 150 में से हम लोग 110 से 120 नंबर खींचने की क्षमता रखें, ठीक। इतना अच्छा करना है उनको। अब यदि आप यहाँ से एक समझना है उस चीज़ को भी कि प्रायोरिटी पर यदि आप 110 से 120 नंबर यहाँ पर ही खींच लेते हो इन 150 नंबर से, तो आप ये क्या हो गया, लीड हो गई। अब बची 5 यूनिट कौन सी हैं? तो पेपर फर्स्ट की 3 है, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, और फिर ज्योग्राफी की है फर्स्ट और सेकंड यूनिट। अब इनको आप कितना भी खराब जानते हो या कितना भी स्थिति खराब हो तो 50% तक तो स्कोरिंग कर ही लोगे, मतलब इस तरीके से कर लोगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि प्रीलिम्स का जब आप करते हो तो आपका बेसिक नॉलेज अच्छा हो ही जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप वहाँ से 50% भी स्कोरिंग कर लोगे। 110 मान के चलिए कि यहाँ से आपने खींचे 150 में से, और वहाँ पर आपने 150 में से 50% कितना होगा, 75, तो हो गया ना 185। मतलब कम समय में आपको अच्छे तरीके से लीड मिल जाएगी, लेकिन खींचना कहाँ से वो आपको नंबर याद रखना। दूसरे पेपर में आते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी यूनिट पर फोकस करना, तो यहाँ पर आपको आएगी 3 4 5, ठीक। थर्ड यूनिट जो है वो आयोग 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और बाकी चीज़ें 4th में थिंकर्स हैं, 5th में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब आएगा। फिर सेकंड पेपर का पार्ट बी में, इसमें 4 यूनिट पर आप अटैक कर सकते हो, 2 3 4 5 करंट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं। उसके साथ साथ ओवरलैपिंग है बहुत ज़्यादा, जैसे कि पॉपुलेशन की, ठीक है। जनसंख्या है, जनसंख्या तो आपको बहुत अच्छे से करना ही है, हर साल पेपर क्वेश्चंस में से आती हैं, तो ये प्रायोरिटाइज करना है। तो यहाँ पर आपका फोकस किस पर हो गया, 210 नंबर पे हो गया, 7 यूनिट हुई, ठीक। तो 4 यहाँ पर, 3 यूनिट यहाँ पर, ये फोकस्ड हो गया। फिर इसके बाद आता है पेपर 3। पेपर 3 में सबसे ज़्यादा डर लगता होगा शायद तक, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा है क्या? नहीं लगता, अच्छी बात है, नहीं लगता तो, लेकिन बाकी लोगों को लगता है। तो उस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो आपको स्टार्टिंग में जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री को वैसा मान के चलो जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री ज्योग्राफी यदि आपको आती है तो आती है, और जब नहीं आना होगा ना तो वो कभी भी नहीं बन सकती। वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री है। अभी इस बार क्वेश्चन आया था कि वो ऊर्जा और कार्य की जो यूनिट थी वो बन जाएगी, सबसे बन जाएगी, लेकिन जब वो सॉन्डर्स कपलिंग पूछता है तो बड़े बड़े मास्टर्स भी करके बैठ जाओ तो भी नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसमें कितना भी प्रयास कर लो, फुल 100% नहीं कर सकते, तो उसको नॉर्मल ही रखो। और पहली बात, वो ख़त्म हो ही नहीं सकती, वो ऐसी टॉपिक्स हैं। थर्ड यूनिट सिंपल यूनिट है, बायो की यूनिट है, बस उसकी टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी टफ होती है, अदरवाइज वो यूनिट बहुत सिंपल रूप में आती है। फोर्थ यूनिट कंप्यूटर की आईसीटी यूनिट है, आप प्रीलिम्स में 9th यूनिट का रट्टा मार ही रहे हो, बहुत अच्छे से कवर कर देगी। 5th यूनिट तो पूरा मार्क्स दे के जाती है 30 to 30। 6th यूनिट बहुत छोटी है, ये यहीं पर कवर हो जाएगी, जो सेकंड बी पार्ट आप करोगे उसमें ही। 7th यूनिट सबसे बड़ी टॉपिक है, सबसे बड़ी यूनिट है पूरे सिलेबस की, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट भी मान लो, क्योंकि बहुत आसान है।
पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे आपको एक क्वेश्चन आता है ना कि NARL नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब, तो ये क्या हो जाता है, अब आपको समझ में आना चाहिए। नेशनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रीय स्तर की संगठन है। फुल फॉर्म ही यदि आपको पता है ना तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। सेकंड क्या है, एटमॉस्फेरिक रिसर्च। एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या होता है, वायुमंडल की शोध करना। अब वायुमंडल में शोध करोगे तो किसका करोगे, क्षोभ मंडल का करोगे, समताप मंडल का करोगे, आयन मंडल का करोगे, सभी का आप शोध ही तो करोगे। तो आप उसको सिर्फ फुल फॉर्म यदि आपको याद है तो भी आप टैकल कर पा रहे हो। तो मतलब ये बहुत आसान यूनिट है, लेंथी जरूर है लेकिन आसानी है उसमें। फिर 8वीं यूनिट तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आती है, और खासकर गैर परंपरागत स्रोतों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल। 9th यूनिट पूरा का पूरा इन्वायरमेंट सेक्शन है, इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं होगी। 10th यूनिट, इसमें आपको मिनरल्स पढ़ने, उसके साथ साथ एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता है, लेकिन उसको 1-2 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। इसका मतलब हमने थर्ड पेपर में जो मेजर सेक्शन है स्कोरिंग का, वो कौन सा स्कोरिंग रखा, 8 यूनिट पर। फिजिक्स केमिस्ट्री को हमने साइड में किया है। इसका मतलब ये मत समझना कि छोड़ ही देना है, लेकिन हमने जो फोकस है वो ज़्यादा किस पर किया, 240 मार्क्स पर। ठीक, अब पहुंच जाओ पेपर 4 पर। पेपर 4 में कौन सी यूनिट छोड़ोगे, पहली यूनिट ना। थिंकर्स कितने हैं, 19-20 थिंकर्स हैं। हर व्यक्ति ने अपने जीवन का 40-40 साल दिया है, ठीक है। तो आप लोग 20 थिंकर्स के हिसाब से यदि 40 में मान ले तो 800 साल लगभग हो जाएंगे उनके जीवन के, और हमको 80 पेजों में कवर करना है। शायद पूरा करने में तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाए, कंटेंट बहुत है, लिखना उसमें वैसा कम है। तो यहाँ पर फोकस कौन सा होगा, 2, 3, 4 और 5th यूनिट तो केस स्टडीज़ है। आती है तो भी लिखोगे, नहीं आती तो भी लिखोगे, नंबर भी वो बस थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन उस पर तो होना ही है। तो ये कितना सेक्शन हो गया, 160 का। एक यूनिट यहाँ पे 40 नंबर की है, ठीक। तो ये तो हो गई आपके प्रायोरिटी मेंस में जो आपको फोकस दे जाएगी। ये टोटल कितना नंबर का हुआ, 760 हुआ। कैलकुलेट कर लेना, गलती हो तो सुधार लेना, ठीक। तो इसमें 760 हुआ। पेपर 5 और 6 300 नंबर पूरे दे रहे हैं, ठीक। 300 में से तो आप अच्छा स्कोर कर ही लोगे। तो ये क्या हो गया कि आपके टोटल मार्क्स की यदि बात की जाए तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस हुआ 1060 नंबर पर हुआ, ठीक। ये हमारा फोकस्ड है, मतलब कि पहले हमको 1060 सबसे ज़्यादा मजबूत करना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से। तो यहाँ पर 1060 में से यदि आप 60 to 70% स्कोर कर लेते हो, सपोज करो कि आप 65 to 70% स्कोर कर रहे हो, तो 650 से 700 नंबर तक आप यहाँ पर सिक्योर करने की क्षमता रख पाओगे, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, आधी से ज़्यादा लड़ाई तो यहीं ख़त्म। अब हमने सब्जेक्ट कौन से छोड़े वो भी समझो। कौन से सब्जेक्ट छोड़े, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट्स मानिए जो आपने हमेशा कभी ना कभी बहुत अच्छे से तरीके से पढ़े हैं। लूसेंट पढ़ते हो, दृष्टि की सामान्य ज्ञान पढ़ते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होती है। भाई एक ऐसे समझ लो ना कि पानीपत का तीसरा युद्ध आ जाए लिखने को, नहीं लिख पाओगे क्या, कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे अच्छे से, और अच्छा ही लिखोगे, ऐसा नहीं है कि बेकार लिखोगे। अब यदि आपसे पूछा जाए संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बताओ, तो आप क्या नहीं लिख पाओगे। ये चीज़ें तो आपकी मजबूत होती है ना, ये आपके ऐसे सेक्शन है जो आपके सिलेबस का आधार है, इसलिए वो आपका बेसिक फाउंडेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको स्कोरिंग दे सकता है। 1060 के बाद में बचा नंबर कितना है, 340। अब 340 में से आप 50% भी स्कोर कर लोगे ना, सिर्फ 50% भी, तो आप 800 क्रॉस कर गए, और 800 क्रॉस कर गए मतलब खेल हो गया, ठीक। बस इतना ही कहानी है। अब रही बात यह है कि आप स्टार्टिंग से इसी चीज़ को फॉलो करोगे क्या, नहीं। इसको क्या है, मैंने आपको बोला कि जो सब्जेक्ट्स छुड़वाए हैं, जैसे कई लोगों को 2-3 साल बाद पेपर देना होगा, तो उन लोगों के लिए क्या है कि चीज़ों को आप फाउंडेशन मजबूत करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, फिर उसके साथ साथ आपका आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सभी का बेस मजबूत होना चाहिए। आपको पेपर शायद बाद में देना होगा, हाँ, तो आप लोगों को बेसिक्स क्या करना है, मजबूत करना है। तो बेसिक्स जैसे ही मजबूत करोगे तो क्या हो जाएगा, उससे आपका
ये सेक्शंस बाद में आसानी से कवर हो जाएगा। जो लोग थोड़े से परिपक्व हो चुके हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, उन लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी अच्छी साबित होगी, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है और आप आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आपने यहाँ पर यदि ताकत लगाई तो वो आपको बेनिफिट दे जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो इससे क्या है, कम समय में बेहतर रिजल्ट्स मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्टकट है ये, लेकिन फिर भी क्या है कि आपको फोकस्ड स्टडीज़ के लिए बता दिया। ठीक, तो प्री मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच भी समझ में आ गया, मेंस में कौन कौन सी यूनिट पे फोकस करना है वो भी समझ में आ गया। अब आप बता दीजिए कि आपको क्या समस्याएं हैं, थोड़ा सा वो बता दीजिए। जो भी क्वेश्चंस लगते हैं वो मैं बता दूंगा। ये क्लियर हो गया होगा ना। अब आप पूछ लीजिए क्या समस्या है, क्या डाउट है। बुक से रिलेटेड हो सकता है, सोर्स वगैरह का हो, या फिर जो भी चीज़ें हो तो वो पूछ लीजिए। 11 नहीं आ पा रहा। देखिए उसका भी एक चीज़ समझिएगा, अभी आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे, नहीं बनाते, बस ये गलती मत करो। नोट्स तो बनाइए, जितना लिख सकते हो लिखिए। लिखने का काम जो है वो पेपर के एक दिन पहले तक होना चाहिए। एक दिन पहले क्या क्या वो तो हमेशा होना चाहिए, लिखना तो बंद होना ही नहीं चाहिए। जैसे आप लोग अभी जैसे ही देखते हो तो फ़ोटो ले लेते हो कि स्क्रीन की फ़ोटो ले ली जाए, स्मार्ट लोग हो स्मार्टफोन का उपयोग कर लेते हो, लेकिन उसको लिखोगे तो हाथ चलेगा, हाथ चलेगा तो बेहतर तरीके से कर पाते हो। तो नोट्स बनाइए, पहली चीज़ तो वो करना है। अब नोट्स बनाने का वो भी बता देता हूँ कि पैटर्न क्या रखना। हमको क्या करना है कि 3 नंबर सबसे ज़्यादा फोकस पर है हमारे, 3 नंबर और 11 नंबर ही हमको सिलेक्शन दे रहा है, तो 3 नंबर हमारा फोकस है। तो 3 नंबर फोकस यदि है तो 15 क्वेश्चंस क्या हो गए आपके, 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं 45 मार्क्स के एक पार्ट में पर्टिकुलर। अब 3 मार्कर्स के नोट्स बनाने हैं। जैसे सपोज करो कि हमको WTO ही लिखना है, तो WTO को क्या लिखोगे, स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट लिखोगे। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट लिख लिया, हेडक्वार्टर लिख लिया, मेंबर्स लिख लिए। ये आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं। अब 3 मार्कर्स के हिसाब से जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 3 ही पॉइंट लिखोगे। अब 5 नंबर में आ जाएगा तो 5 नंबर में क्या लिखोगे, एम भी लिखोगे। एम के बाद में फोकस्ड एरिया भी लिखोगे उनका। फोकस्ड एरिया से मतलब किस क्षेत्र में उनका कार्य क्षेत्र रहा है। कार्य क्षेत्र के बाद में फिर क्या लिखोगे, तो इनके कुछ एग्रीमेंट वगैरह हैं उनके नाम लिख सकते हो। एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, जो ट्रिप्स है, ट्रिम्स है, एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट है, वो सब आपके आ जाएंगे। फिर उसके साथ साथ आप क्या लिखोगे, इंडिया का क्या भूमिका है। ठीक, 5 नंबर में सिर्फ आपने एक एक पॉइंट लिखा। अब नोट्स बनाते समय पर आपने सारी डायमेंशंस कवर कर ली। ठीक है, 3 नंबर का लिखना था WTO के बारे में, आपको उसमें 9 पॉइंट आते हैं। मतलब आपने नोट्स में बनाते समय पर आपको 9 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इसी सेक्शंस में आपने क्या किया कि 9 पॉइंट्स बना लिए। अब 9 पॉइंट्स बनाने के बाद में क्या होगा कि यदि 11 नंबर में क्वेश्चंस आएगा तो फिर क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव जहां पर 5 नंबर में 1 लिखा था वहां पर 3 लिख दो। ठीक है, जहां पर आपके फंक्शंस लिखे हैं, कार्य लिखे हैं कि यहाँ पर 1 लिख रहे थे वहां पर 5 लिखोगे। फिर इंडिया के साथ प्रासंगिकता लिखो। प्रासंगिकता कैसे लिखोगे, इस एग्रीमेंट पर ही लिखोगे, तो पहले लिख दोगे ट्रिप्स के साथ क्या एक प्रासंगिकता है, ट्रिम्स में क्या प्रासंगिकता है, फिर उसके साथ साथ यदि आप देखें तो कृषि समझौते में क्या प्रासंगिकता है। तो इससे आपके 11 नंबर की कवरेज हो जाएगी। एक बात समझिएगा कि सब लोग आप लोग यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम तो लिख कर आए हो, अच्छी खासी लंबी चौड़ी बातें जो हैं वो फेंक फेंक कर लिखते थे। अब आता होगा, विस्तार करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। विस्तार करना समस्या कभी नहीं हो सकती, लेकिन शॉर्ट करना समस्या है। गागर में सागर भरना समस्या है, ना कि आपका विस्तार करना। तो 11 मार्कर्स की शुरुआत 3 नंबर के इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही करिए। 3 नंबर का लिख लिया, 5 तक स्प्रेड किया, 11 नंबर तक बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर में तो आपको ये फ्रीडम भी है कि आप पैरा भी लिख सकते हो, पॉइंट भी लिख सकते हो, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हो, लेकिन उस चीज़ पर फोकस किया जाए। ठीक, हो गया क्लियर। सर जैसे ये WTO है, ये अपन ने ऐसे लिख लिया, अगर सर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर आता है, चेंज जैसे इस बार क्वेश्चन आया था
कि WTO का जो कृषि समझौता 2022 में एक क्वेश्चन था, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था कि कृषि समझौते का भारत पर क्या प्रभाव है, इस टाइप से कुछ पूछा था कि भारत को किस तरीके से WTO का कृषि समझौता प्रभावित करता है। ठीक, अब देखो WTO के कृषि समझौते के बारे में यदि उन्होंने पूछा है या मूल्यांकन करने को आया है, तो मूल्यांकन करने के लिए पहले डेटा होना चाहिए, तब तो एनालिसिस कर पाओगे। तो डेटा बताओगे सही ना, तो एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट के बारे में आप बताओगे कि उसमें आपको ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, जो आपको अलग अलग बॉक्स में सब्सिडीज मिलती है उनके बारे में बताओगे, और फिर उसके बाद प्रभाव बताओगे। तो पैटर्न लगभग एक जैसा चलता है स्टार्टिंग में। देखो बेसिक चीज 30 to 40% तक सेम ही है, उसके बाद में जो कल के क्वेश्चंस की डायमेंशंस अलग अलग हैं उस पर हमको फोकस करना है। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए एक और चीज़ बता देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें एक साथ समराइज कर दें हम लोग। ठीक, ये मैंने क्लास के दौरान में भी कई बार आपको बताया होगा कि किस तरीके से चीज़ों को हम लोग करते हैं। सबसे पहली चीज़ समझना, हर एक चीज़ का आधार क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? अर्थव्यवस्था, या आप आर्थिक स्थिति को कह लो आधार। इसे मैं आपको जो आंसर लिखने के डायमेंशंस हैं वो बता दे रहा हूँ, वो आप अपने दिमाग में रखो। दिमाग में रखने के साथ साथ टेस्ट प्रैक्टिस के दौरान उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करोगे उतना अच्छा हो सकता है। देखिए अर्थव्यवस्था किसका आधार होता है? सोसाइटी का। जैसे आज मैं आपसे बोलूं कि वर्तमान भारत मध्य प्रदेश का समाज है, मध्य प्रदेश का समाज कैसा समाज है? हम लोग कहेंगे कृषि प्रधान समाज है। क्यों है कृषि प्रधान समाज? क्योंकि वो कृषि पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है या नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा? बिल्कुल भी नहीं है। उसका कारण क्या है? मध्य प्रदेश में 70% से आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से वो निर्भर है। तो इस कारण से कभी भी वो मुद्दे में नहीं आएगा। यदि आप देखें तो वो क्या रहेगा, हमेशा वो आपका गौण रूप से रहेगा कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, क्योंकि लोगों की जो रोजगार है वो तो कृषि से मिल रहा है ना। आप हम लोगों का मानना ये होता है कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी जॉब्स, लेकिन सरकारी जॉब्स नहीं, रोजगार में संलग्नता यदि आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा किस में है? कृषि से हमको सबसे ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में यदि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो उसमें लिखा रहता है कि पिछले वर्ष में मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक रोजगार दिया, ऐसा आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। फिर आप पढ़ते समय पर ये महसूस करते हो कि अरे रोजगार कहाँ से मिल गया, अभी हमको तो रोजगार मिल ही नहीं रहा। लेकिन वो बात किसकी कर रहे हैं? एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स की। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था से आपका समाज का निर्माण हो रहा है। तो कृषि व्यवस्था जो है उसके कारण से कृषि प्रधान समाज बना। अब देखो फिर इसी से क्या होगा? राजनीति के मुद्दे बनते हैं। जब भी चुनावों के दौरान में मैनिफेस्टो घोषित किया जाता है, घोषणा पत्र घोषित किया जाता है, तो उसका आधार होता है सामाजिक ताना बाना। जैसे यदि वर्तमान मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्रों में देखेंगे तो वहां पर दो चीजों पर फोकस किया गया था। दोनों ही मुख्य दलों के द्वारा इस बात पर फोकस किया गया कि आपका जो गेहूं के MSP है और चावल या धान की MSP है उसको बढ़ाकर दिया गया। ऐसा आपने देखा होगा घोषणा पत्र में। इसका मतलब क्या हुआ? चूंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, उससे कृषि प्रधान समाज बना। समाज में चूंकि कृषकों की आबादी या कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है, इस कारण से चुनावी मुद्दों में आप देखोगे कि उसके ताने बाने वहाँ पर दिखते हैं। ये बात समझ में आई? अब इन सब तीनों चीज़ों के कारण भी कुछ ना कुछ होंगे। जैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण आपको मिलेगा हिस्ट्री में। हिस्ट्री में कैसे मिलेगा? तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, ठीक। मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट रहा, तो लैंडलॉक स्टेट होने के कारण से जो है वो उन्होंने कभी भी बिजनेस पर फोकस किया नहीं। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं। एक क्वेश्चन आता है ना कि मध्य प्रदेश में लोअर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मध्य प्रदेश औद्योगिकीकरण में पिछड़ा है। उसका कारण हमको मिलता है ब्रिटिश काल की अर्थव्यवस्था। आगे बात समझ में? इसी कारण से हम लोग परेशान हैं। दूसरी बात आती है मध्य प्रदेश के समाज की बात कर लो या फिर भारतीय समाज की बात कर लो, जातिवाद, सांप्रदायिकता और बाकी जितने भी तत्व जो समाज में देखे जाते हैं उनका भी हमको प्रश्न कहाँ से मिलता है आंसर?
वो मिलेगा हिस्ट्री से। जैसे जातिवाद की शुरुआत कब से मानी जाएगी, तो वर्णा व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाओं को पढ़ने के बाद ही तो समाज बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी हमको हिस्ट्री जवाब दे रही है। ठीक, अब आती है बात वर्तमान पॉलिटी की। तो मध्य प्रदेश में या भारत के अंतर्गत में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, तो उसमें संसदात्मक व्यवस्था क्यों है, तो हम लोगों ने जो है वो अंग्रेजों के अधीन रहे, इसी कारण से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को बेहतर तरीके से समझा। इसी कारण से हमारे यहाँ पर वर्तमान कौन सा स्थिति है, संसदात्मक व्यवस्था है। दूसरी बात क्या है कि पॉलिटी के अंतर्गत में आप संविधान भी पढ़ते हो। संविधान में आपने क्या लिखते हो कि भारत का संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा किससे बना है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इसका मतलब क्या हुआ, उसका प्रश्न भी तो हमको इतिहास दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था, सोसाइटी, पॉलिटी, इन सब के कारण हमको कहाँ मिल गए, हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री के साथ साथ इन प्रश्नों के क्वेश्चन हमको कहाँ पे मिलेंगे, ज्योग्राफी में भी देगी। कैसे होगा उसको समझना। मध्य प्रदेश में चाय की खेती होती है क्या, नहीं होती, कारण हमारे यहाँ पर ऐसा ज्योग्राफिकल हाईलैंड्स वगैरह नहीं है, भौगोलिक उच्चावच की स्थिति ना होने के कारण। असम में लेकिन होती है। आप लोग एप्पल खरीदते हो, कितने रुपए का मिलता है, 150 से 200 मान लो ना। यही एप्पल यदि आप शिमला में जाकर खरीदोगे तो कितने में मिलेगा, 20-30 रुपए में। यही एप्पल आप दक्षिण भारत में जाकर खरीदोगे वो कितने का मिलेगा, हो सकता है 300 रुपये का मिले। ठीक, हाँ 400 भी मान लो, तो 300 या 400 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर आप देखोगे कि भौगोलिक स्थिति है, हम लोग एप्पल की खेती नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि भौगोलिक स्थितियाँ नहीं है। तो अर्थव्यवस्था का निर्माण किससे होगा, भौगोलिक स्थितियों से। आ गई बात समझ में। फिर समाज में देखो, यदि आप कश्मीर के लोगों को देखेंगे तो वो पाशमीना शॉल ओढ़ते हैं, कारण टेम्परेट जलवायु है, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। दक्षिण भारत में रजनीकांत लुंगी पहनते हैं। लुंगी पहनना मतलब क्या होगा, गर्मी का ज़्यादा पड़ना, मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। भौगोलिक स्थिति समाज का निर्माण कर रहा है। दक्षिण भारत का पहनावा क्या है, लुंगी, तो कश्मीर का पहनावा है पाशमीना। मध्य प्रदेश तो मध्य में है, हम लोग तो बदलते रहते, जरा सा सुबह ठंड लगी तो रजाई ओढ़ ली, दोपहर में गर्मी लगी तो फिर हमने जैकेट उतार दी, ये हमारा स्थिति है। तो मध्य प्रदेश कैसा है, मध्य में। तो सामाजिक ताना बाना भी वैसे ही है। इवन लोगों की जो रेसिज्म की बात की जाती है, तो लोगों का कलर भी तो उसी के हिसाब से बना है। कश्मीर में लोगों का कलर फेयर है, दक्षिण भारत में जो है वो डार्क है। इससे इसका कोई मतलब नहीं होता कि कोई सुपीरियर या इंफीरियर है, वो तो सिंपल सी बात है कि जोग्राफिकल कंडीशन है, इसलिए सोसाइटी वैसी है। वैसे ही आता है पॉलिटी का। भौगोलिक स्थितियों को देखकर ही तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र तैयार करेंगी और उसी प्रकार से नीतियां बनाएंगी। यदि आप देखो तो यहाँ पर कभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में एक न्यूज़ आए कि मध्य प्रदेश में जो है वो एक दल के द्वारा ये घोषणा पत्र में जारी किया गया कि मध्य प्रदेश में समुद्री क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश में समुद्री क्षेत्र नहीं है। लेकिन यदि कभी आप गोवा का मैनिफेस्टो देखेंगे तो वहाँ पर बीचों के डेवलपमेंट एक मुद्दा होगा ही। ठीक, जैसे दिल्ली में जब भी चुनाव होंगे तो वहाँ पर पराली जलाना एक मुद्दा होता है, वहाँ पर पॉल्यूशन एक मुद्दा है, लेकिन मुंबई में वो मुद्दा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से हमको किन के कारण मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के, इन सब के कारण मिल रहे हैं। यदि आप मजाक में कुछ चीज़ों को समझें तो इसमें हमने पेपर 6 तक के निपटा दिए, सिर्फ हिंदी को छोड़कर, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट और सेकंड तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, पेपर सेकंड जो है ये पूरे तीनों हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर पेपर 3 और 4, 5 कहाँ गए, तो पेपर 3 तो सभी में है। कैसे है, हिस्ट्री में कैसे है, कार्बन 14 हिस्ट्री में है, मतलब साइंस का उपयोग। ज्योग्राफी में जीपीएस, इसका मतलब साइंस का उपयोग। फिर उसके बाद में इकोनॉमी, यूपीआई का यूज़ कर रहे होंगे आप लोग, साइंस है। ठीक, फिर उसके बाद में सोसाइटी, फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे हो, मतलब साइंस है। फिर उसके बाद पॉलिटी, ईवीएम मशीन। तो जब पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब हर क्षेत्र में लग रहा है तो उसका वेटेज भी तो पीएससी ने इसलिए ज़्यादा रखा है। 300 नंबर का वेटेज होने का कारण यही है।
और इसके साथ साथ इन सभी क्षेत्रों में एमपी भी लग रहा है। इसलिए मैंने आपको जब प्री की प्रायोरिटी बताई तो 13579 बताई। क्यों? क्योंकि वो हर सब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है। अब ये सब बकवास हमने क्यों समझी ये भी समझ लो। उसका कारण है इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द दिस मॉडल। अब उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको ये समझिएगा कि जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, लेट सपोज कि जीपीएससी क्वेश्चन आता है, जीपीएस को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जीपीएस कहाँ से शुरू हुआ, उसकी भौगोलिक महत्व भी होंगे ही कि भौगोलिक रूप से उसको कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, फिर उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, समाज पर क्या प्रभाव होगा, राजनीतिक रूप से उसका क्या प्रभाव हो सकता है, और पहलुओं को यदि हम लोग देखें तो एनवायरमेंटल पहलू हो सकता है, रिलीजियस पहलू हो सकते हैं, तो डाइवर्सिफाइड मॉडल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है पेपर फर्स्ट से लेकर के 6th पेपर तक यदि आप इस डायग्राम को याद रखते हो तो आप हर जगह पर डायमेंशंस ज़्यादा दे सकते हो। और डायमेंशंस देने का मतलब क्या है कि आपको बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाएगा, कि आप जो हैं उसमें आपके बहुत सारे डायमेंशंस में आप सोचने की क्षमता रखते हो। जैसे एक वो क्वेश्चन आया था ना कि आधुनिकीकरण के विविध आयाम पर निबंध लिखें, तो आधुनिकीकरण के विविध आयाम क्या है? उसके बहुत सारे विविध आयाम हैं। कार्बन 14 के माध्यम से हम ऐतिहासिकता का पता करते हैं क्योंकि जीवाश्मों की प्राप्ति या जीवाश्मों की आयु का पता लग रहा है, ठीक, ये आधुनिकता है। ज्योग्राफी में जीपीएस के माध्यम से हमको एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में आसानी हो रही है, आधुनिकता है। यूपीआई के माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं, आधुनिकता है। सोसाइटी में हम लोग जो हैं वो आज कोविड काल के समय पर भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाए, हम लोगों ने सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग रखी। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि फेसबुक के माध्यम से हम लोग लोगों से कनेक्टेड रहे, सोशल मीडिया की पावर है वो। पॉलिटी में यदि हम लोग देखें तो ईवीएम के माध्यम से रिजल्ट्स जो हैं वो एक दिन के अंदर में पूरे जल्दी से जल्दी आ जाते हैं, 2 से 4 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। ये त्वरितता दिखाता है, तो ये लोकतंत्र का सशक्तिकरण है। अब पॉलिटी के अंतर्गत में तो प्रशासन की व्यवस्था भी आती है, तो प्रशासन में ई गवर्नेंस आता है। ये क्या हो गया? आधुनिकता के विविध आयाम। तो निबंध में ये सारे डायमेंशंस लिखोगे तो 10 पेज आराम से भर लोगे कि नहीं? फिर तो आपको कहानी लिखनी है ना, आपको वो क्षमता बहुत अच्छी होगी कि 2 नंबर के क्वेश्चन को हम 20 पेज में लिख कर आते थे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में ना, तो वो क्षमता हमारे अंदर है। तो बस इन डायमेंशंस को समझना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये पेपर 6 टोटल 6 पेपरों को समराइज्ड वे में बताया जिससे आप डायमेंशंस कवर कर सकते हो। जब भी महत्व विशेषताएं इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, इन डायमेंशंस को दिमाग में रखकर आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हो। आगे बात समझ में? अब कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। इतनी डायमेंशंस बना दो, एक एक पॉइंट लिख दो, नहीं जाएगा। प्रैक्टिस आपको लिखनी है, आपको जितना ज़्यादा कंटिन्यूटी में रखोगे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट दिए एसएसएन क्लासेस में शुरुआत से, और लगभग बहुत सारे टेस्टों पे संख्या की यदि बात करूँ तो मैंने करीबन 150-200 टेस्ट तो लिखे ही होंगे, और उससे ज़्यादा ही हो गए थे। कुछ घर पर भी थे, कुछ कोचिंग में रहे, सभी रहे। तो मतलब क्या है कि जब आप लिखते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि ये सोच कर लिखना पड़ रहा है। पीएससी में एक चीज़ समझो ना, 60 क्वेश्चन आने हैं। अब 60 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड में है, ठीक, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में यदि 60 क्वेश्चन आ रहे हैं और यदि आप एक क्वेश्चन पर सिर्फ आधा मिनट भी सोच रहे हो, आधा मिनट सोचने का मतलब कितना होता है? 30 सेकंड। तो आप 2.5 घंटे का ही समय बचा पा रहे हो, आधा घंटा तो आपका गया। अब 2.5 घंटे में कोई भी कीमत पर आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? सोचना तो कम है, दिमाग में ही सब सोचना भी है, लिखना भी उसी समय पर है, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करनी है। तो वो सब कैसे होगा? एक दिन में तो नहीं हो सकता, उसको कंटिन्यूटी मेंटेन करो। आप लोग जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब दीजिए। अभी आप लोग कितने लोग टेस्ट लिख रहे हो? बस 2। ऐसा क्यों? अलग से मुहूर्त निकलेगा क्या? हाँ, क्या टेस्ट लिखने के लिए आपको अलग से सोचना पड़ेगा? नहीं ना, तो टेस्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं? टेस्ट लिखिए, उसका फ़ायदा होगा। ये मत सोचिए कि प्रीलिम्स हम लोग पहले क्रैक करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज़ लगवाएंगे, फिर टेस्ट सीरीज़ देंगे, तब हम लोग जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे या जो भी चीज़ हो जाएगा।
जहाँ पर कंटिन्यूटी ब्रेक होती है वहाँ पर दिक्कत होंगी। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से मिल भी चुके होंगे, जो लोग आए होंगे, सभी जो सेलेक्टेड लोग आए होंगे, शायद सभी ने यही बात बोले होंगे कि कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन लिख रहे हैं दूसरे दिन ख़त्म। लिखना ज़्यादा से ज़्यादा करिए, हाथ से लिखिए, पीडीएफ के चक्कर में मत भागिए। टेलीग्राम की पीडीएफ आप सिर्फ डाउनलोड करके रखे रहेंगे, उसको कभी नहीं पढ़ पाओगे। उसको लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो। लिखने से होता क्या है, फॉर्मेटिंग अपने आप में दिमाग में बनती है, दिमाग में बनती है, आसानी से इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, जैसे ये मैंने बनाया तो ये मेरे दिमाग में कभी ना तो होगा ना, मैंने देखकर तो नहीं बना रहा अभी, तो बस वैसे ही वो दिमाग में होना चाहिए चीज़ें। सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए। पुराने सालों के पेपरों के टॉपिक्स निकाल लो, टॉपिक्स तो हमेशा रिपीट होना है। इस बार जैसे वो क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है। नदियों से जब हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम क्यों छोड़ कर जाएं। ठीक, तो हम गलती हम लोग कर रहे हैं ना उन चीज़ों पर, तो उसको आप पकड़िए पुराने सालों के पेपर से, सिलेबस से। अब और कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ बताइए। सर, 5 मार्क का कोई सा भी क्वेश्चन आता है मान लीजिए, तो उसमें जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है वो मान के चलिए सर याद नहीं है, और उसके आसपास का कुछ भी याद है। आप क्वेश्चंस बताइए और फिर क्या लिखोगे वो भी बताइए। एक क्वेश्चन बताइए कोई भी। अभी कुछ भी मान लीजिए। चलिए मैं कुछ भी मान लेते हैं। तो पल्लवकालीन कला आई थी इस बार, हाँ सर। तो आपको जैसे पल्लवकालीन कला आई है और आपको क्या याद है? ये तो बिल्कुल याद। चलो ये याद नहीं है। आयुष, आयुष के बारे में आपको 5 नंबर में लिखना है ना। और क्वेश्चंस आपको जो है वो ये पूछ लिया जाए कि आयुष के महत्व बताओ। ठीक, और आपसे ये पूछा गया है, आपको सिर्फ आयुष आता है कि आयुष होता क्या है, 5 शब्द पता है। और आपसे पूछ क्या लिया उन्होंने, बाई चांस मान के चलिए महत्व पूछ लिया, या भारत के स्वास्थ्य तंत्र में उसकी क्या भूमिका है, ऐसा पूछ लिया। तो अब आपको क्या लगेगा कि हम लिखें क्या ना। तो पहली बात है कि आयुर्वेद, यदि आपको आयुष आता है तो इतना तो पता होगा कि इसका इम्पोर्टेंस किस में, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस आपको पता होता है। जितना बिहेवियरल नॉलेज होगी वो सब लिख देना। ठीक, आसपास का लिखोगे तो चीज़ें पूरी तरीके से सही नहीं होती, लेकिन पूरा गलत भी नहीं होता। ठीक, मतलब ऐसा है कि हम लोग जनरलाइज चीज़ों को नहीं लिखते जनरली। जैसे पॉलिटी के पेपर में ज़्यादातर लोग भाग नहीं लिखते ना, अनुच्छेद हर व्यक्ति लिख रहा है, तो भाग लिखने में क्या दिक्कत है? भाग गलत है क्या? भाग क्या उसका हिस्सा नहीं है? तो लिखिए ना, उसको लिखा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं जाना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक, टू द पॉइंट। ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब आप कंटिन्यूटी में लिखते जाओगे। जब लिख लोगे तो ये मन से ये क्वेश्चन भी चला जाएगा कि हम लोग इसमें लिखें क्या, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन मतलब लोकतंत्र हमने बेसिक नॉलेज में पढ़ा है कि लोकतंत्र क्या होता है। अब सर एक क्वेश्चन टेस्ट में दिया था सर ने, लोकतंत्र में जन भागीदारी क्यों आवश्यक, तो उसमें क्या लिखना है? अब लोकतंत्र का अर्थ आपको पता है क्या है? लोगों द्वारा सरकार को, आपने वो अब्राहम लिंकन की कोटेशंस पता ही होगी, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो अब यहाँ पर आपने लोक जन भागीदारी की बात कर रहे हो, तो आपने एक चीज़ समझिएगा कि लोकतंत्र का संबंध जो है वो जनता से है, जनता के द्वारा। तो मतलब क्या हो रहा है कि इसका लोकतंत्र का महत्व जन भागीदारी में क्यों होगा, तो उसको समझिएगा। जनता के द्वारा इसका मतलब क्या होगा कि जब जनता सब सामूहिक रूप से मिलेगी तब वो निर्वाचन करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे उतना ही अच्छा कैंडिडेट आपका निर्वाचित होगा। तो ये जनता के द्वारा हो गया। आपको दूसरा शब्द याद है, जनता के लिए, तो फिर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा याद आती है कि जिसमें वो क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन, मतलब जनता की भलाई के लिए किया गया प्रशासन है। तो जनता ने जो सरकार चुनी है वो किसके लिए चुनी है? लोगों के भलाई के लिए। तो वो रिटर्न में क्या देगा? जनता के लिए दिया जाएगा। तो ये जो संसाधन है वो किसके हैं? जनता के संसाधन है, जनता को मिलेगा। आप टैक्स दे रहे हो सरकार को, सरकार आपको रिवर्स में क्या दे रही है? मेट्रो, रोड दे रही है। फिर आपने क्या कहा? जनता, एक और क्या होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो ये किसके लिए हो जाएगा? जनता का। तो जनता के लिए ही होगी ना, उसका व्यक्तिगत विकास होगा, इसलिए जन भागीदारी जरूरी है। तो आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। देखिए क्या होता है कि पूर्णता किसी में कुछ नहीं होती,
संपूर्णता के लिए जो है वो आपको डायमेंशंस कवर करना पड़ेगा। वो आपका अनेकांतवाद के सिद्धांत पर काम करिए, जो जैन धर्म का सबसे अच्छा सिद्धांत है। जितने ज़्यादा पक्ष आपको पता है उन सारे पक्षों पर सोचने की समझ डेवलप करिए। सिर्फ इसके लिए मैंने आपको ये डायग्राम से समझाने की कोशिश की। ठीक है, और कोई समस्या, डाउट? बाकी लोगों को पेपर देना भी है या नहीं? सर जैसे बारिश के मेंस में सांची अपन ने 5 मार्क्स के हिसाब से पढ़ा जी। अब देखिए, सांची जो है वो आपको 11 नंबर में आता है। अब उसको हम लोग कैसे कर सकते थे, 2 पेज में। अब आपको फेंकना भी है एक तरीके से, मतलब क्वेश्चंस को बड़ा लिखना है लेकिन गलत भी नहीं लिखना। ठीक है, फेंकने से मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत लिखना है, मतलब आपको ब्रॉड करके लिखना है। अब सांची का महत्व जो है उसको मल्टी डायमेंशंस में समझिएगा। नॉर्मल रूप से व्यक्ति यही समझेगा कि ये एक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है, और दूसरी बात ये समझता है कि वो बौद्ध धर्म काल से संबंधित है। अब आप उसका महत्व कैसे लिख सकते हो? प्रसिद्धि का कारण उसमें पूछा था, तो पहले प्रसिद्धि का कारण क्या होगा? बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्धि। तो उसमें आप क्या लिख लोगे? स्तूप के बारे में लिख दोगे, स्तूप के साथ साथ मौर्य काल से संबंधित कैसे रहा था, फिर उसके साथ स्तूपों का निर्माण कैसे हुआ, वो प्रसिद्धि का कारण हो गया। दूसरा प्रसिद्धि का कारण क्या हो सकता है? यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्धि। चूंकि ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है, इस कारण से उसको फंडिंग मिलेगी उसके स्तूपों को संरक्षित करने के लिए। तो उसकी प्रसिद्धि का कारण यही हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रसिद्धि क्यों है? क्योंकि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में। तीसरा प्रसिद्धि का कारण आप कैसे लिख सकते हो? शिक्षण केंद्र के रूप में। चूंकि यहाँ पर 2011 या 12 के आसपास में एक सांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जो बौद्ध धर्म के से संबंधित शिक्षा को प्रोत्साहन देती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग पढ़ने आते हैं। तो शिक्षण केंद्र के रूप में प्रसिद्धि हो गया। फिर आप क्या लिखोगे? अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए प्रसिद्धि। तो अंतर्राष्ट्रीयता के लिए प्रसिद्धि कैसे हो जाएगी कि हर साल जो है यहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है। मेले का आयोजन होने के बाद में क्या होता है कि वहाँ पर वैश्विक स्तर पर जो है वो श्रीलंका से दल आता है, कभी ताइवान से आ रहा है, अलग अलग जगहों से वो दल आते हैं। तो वो अंतर्राष्ट्रीयता के लिए हो गया, मतलब पर्यटन केंद्र के रूप में प्रसिद्धि। फिर आप लिखेंगे सांस्कृतिक कला के रूप में प्रसिद्धि या सांस्कृतिकता के कारण से प्रसिद्धि। तो हर साल वहाँ पर क्या होगा कि आपका एक आयोजन होता है जिसमें बौद्ध जो जितने भी उनके अस्थियां हैं स्तूप के अंदर रखी हुई, जो अवशेष है, उनको जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक आयोजन हो गया, ये सामाजिक सम्मेलन हो गया। फिर एक और प्रसिद्धि का कारण क्या होगा? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्धि। तो वर्तमान में क्या है? भारत की पहली सोलर सिटी। दूसरा प्रसिद्धि वर्तमान में क्या हो जाएगा? 200 रुपये के नोट में एक नोट के रूप में सांची स्तूप को प्रदर्शित किया है। तो ये आपने इतनी डायमेंशंस पे यदि सोच कर लिख पा रहे हो तो नंबर नहीं मिलेंगे क्या? एक और तरीका इसका समझ लो, इसमें आप दूसरा तरीका लिख सकते हो, ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक महत्व, सामाजिक महत्व, राजनीतिक महत्व। ये भी हो गया। तो प्रसिद्धि तो वैसे भी है, हाँ, तो ये भी एक कारण है। देखिए ये चीज़ें जब आप रिपीटेशंस पे चीज़ों को लिखोगे तो अलग अलग तरीके से एक ही आंसर को लिख सकते हो। मैंने आपको एक ही आंसर के 2 पहलू बताए, और उसमें आप बताइए कि जगह की कम पड़ेगी कि नहीं। शायद आपको स्पेस कम पड़ जाए लेकिन डेटा कम नहीं पड़ेगा, कि आपको ऐसा लगेगा कि हमारा पेज कम पड़ गया, नहीं तो हम और अच्छा लिखते हैं। लेकिन जब आप ऐसा सोचते हो कि हमारे पास तो सिर्फ यही था कि बौद्ध काल के स्तूप, कई लोगों ने जो है वो स्तूप बनाकर आ जाएंगे, स्तूप बनाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, और कोई डाउट? आपने बनाया? अच्छा ठीक, और कोई समस्या, डाउट? निबंध नहीं आ रहा? कितने पेज लिख पाते हो? बस। उसका कारण है आपने टेस्टों को बहुत अच्छे से नहीं लिखा, पहली चीज़। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं उसके कारण आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। क्योंकि निबंध का मतलब होता है शुरू के 5 पेपरों का निचोड़। तो जब निचोड़ है तो आप उस पर डायमेंशंस तभी डेवलप कर पाओगे जब आपने स्टार्टिंग के 5 पेपरों पे मजबूत पकड़ बना के रखेंगे। निबंध कोई अलग से विधा है ही नहीं। जैसे इस बार सूचना प्रौद्योगिकी पे आया तो आपने क्या 7वीं यूनिट में नहीं पढ़ा? उसे पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। प्री में भी नहीं पढ़ा क्या? बिल्कुल पढ़ा है। अब उसको लिखना कैसे? इन डायमेंशनों पर जाकर लिखना है। सबसे पहले निबंध की रूपरेखा बनाई जाती है। रूपरेखा बनाई जाएगी, प्रस्तावना।
फिर उसके बाद जो शब्द दिए हैं उसको मैनेज करना है, उनके बीच में अंतर संबंध बताना है और फिर उसके बाद आगे जाना है। सॉरी। तो इससे आपका निबंध भी क्रैक हो जाएगा। और कोई डाउट? एथिक्स में 20 नंबर का जो है उसमें सिर्फ आपको वैसे ही करना है जैसे नॉर्मल बाकी सब्जेक्ट्स में चल रहा है, थोड़ा सा पैराग्राफ में आप चल सकते हैं। सॉरी। और कोई डाउट? मुझे खांसी आ रही है। एक ब्रेक लेकर। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, कहाँ पर थे? ऐसे पर। ऐसे तो बता दिया था शायद। एथिक्स का 20 नंबर का क्वेश्चन यही पूछ रहे थे ना। देखिए 20 नंबर के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो आपका ऐसे का पैटर्न है। और नॉर्मली एथिक्स में क्या होता है कि मैक्सिमम थोड़ा सा आपका पैराग्राफ राइटिंग ज़्यादा कर सकते हो। 20 नंबर के क्वेश्चंस में अभी तक कॉपियाँ चेक जो है वो की नहीं है किसी ने, मतलब चेक हुई हैं लेकिन देख नहीं पाए हम लोग। तो इस कारण से पूरा कह पाना तो उतना श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी पैराग्राफ राइटिंग पर थोड़ा ज़्यादा जाए। एथिक्स का पेपर जो है वो आपके विचारों का पेपर है, इस कारण से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, पैराग्राफ राइटिंग। तो उसमें पॉइंट से ज़्यादा फोकस पैरा पे कर ले तो उससे काम हो जाएगा। और कोई क्वेश्चंस? बाकी लोगों के क्वेश्चंस नहीं है? बाकी लोगों के क्वेश्चंस नहीं है? अभी टेस्ट लिखे नहीं है आप लोगों ने, है ना? नहीं, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखे हैं। तो सब क्या प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी में? उसके लिए आपको कंटिन्यूटी में लिखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप लिखोगे तभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये मैंने आपको आज बता दिया, ये क्या आपको याद रहेगा हमेशा? नहीं रहेगा जब तक कि आप लिख ना लें। जब तक कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे इसका कोई मतलब नहीं। हज़ारों लोगों को बता दिया जाए तो भी कोई नहीं फ़र्क पड़ता जब तक कि आप उसको इम्प्लीमेंट ना कर लें। सबसे अच्छी बात क्या है कि टेस्ट लिखोगे, टेस्ट का मूल्यांकन होगा, उसके बाद में हम लोग चीज़ों को करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आप लोग देखेंगे ना, जैसे नॉन पीएससी वालों को कभी पीएससी का पेपर दिखाइएगा, दिखाया किसी ने? दिखाइएगा, वो क्या बोलते हैं? वो लोग ये बोलते हैं ना कि पेपर बहुत आसान है, और हम लोग भी वही गलती करते हैं। हम लोग मेंस के टर्म पर क्या करते हैं, ये तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, और इस कारण से हम लोग पेपर लिखते नहीं, लेकिन लिखते समय पर फिर दिक्कत होती है। अभी 12th फेल तो देखी होगी सभी ने, उसमें खुद का मूल्यांकन लिख पाया क्या वो? बस उससे ही समझ सकते हो भाई मेरा मोटिवेशन नहीं सही, लेकिन कम से कम वो व्यक्ति का तो मोटिवेशन ले ही लो ना, कि वो वहाँ पर क्या कह रहे थे कि वहाँ पर वो उन्होंने यही कहा कि अपने बारे में लिखना था, वो नहीं लिख पाए, तो फिर आप कैसे कह सकते हो? आगे बस समझ में ना। और कुछ? तो लिखने का कार्य जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ही करिए। इंटरव्यू का तो देखिए कोई ज़्यादा बहुत दिक्कत होती नहीं है, वो तो सिर्फ उनके मूड के ऊपर चलती हैं चीज़ें, और बाकी आप अपने व्यक्तित्व के बारे में डेप्थ से तैयार करके जाइए तो बढ़िया रहता है, बाकी कुछ नहीं है।
देखिए जो डेफ में एक एक शब्द रहता है उसी को तैयार करना है। जैसे आपका नाम क्या है, तो आपका नाम जैसे कहा कि भाई रागिनी नाम है, तो रागिनी का कुछ ना कुछ अर्थ तो होगा, है या नहीं? आपको पता है अभी पता है क्या ना अर्थ है? संगीत राग से है। तो यदि संगीत राग है तो फिर तानसेन भी हैं, है ना? तो आपको उनके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। रागिनी के बाद में फिर आपका सरनेम भी है, तो आपका सरनेम जैसे ठाकरे है, तो ठाकरे सरनेम का कोई व्यक्तित्व प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे कि बाबा साहब, जो बाला साहब ठाकरे हैं उनका नाम है। ठीक है, उद्धव ठाकरे के विरुद्ध में जो विवाद चल रहा है वो क्या विवाद है, तो वो सब चीज़ें आपको पता करनी चाहिए। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, क्या डेट ऑफ बर्थ है, सन मत बताइए लेकिन कम से कम डेट बता सकते हैं, क्या है? 25 जून कहा जैसे, तो 25 जून को कोई ना कोई दिवस आता होगा, कोई दिवस आता है या फिर जून के महीने में कोई चीज़ें आती, तो वो सारी चीज़ें होती। तो डेफ में जो जो शब्द लिखा है वो सब चीज़ें आपको करना है। बाकी वो सब्जेक्टिव भी जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं, तो मल्टी डायमेंशन चाहिए जा सकती है। ठीक है, तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं यदि आपने मेंस बहुत अच्छे से किया। ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो सिर्फ एक चीज़ समझिएगा, प्री हमारे हाथ में नहीं है क्या? क्यों? 100 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसका एक पैटेंट आंसर होना है, उसमें हम लोग आंसर अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इंटरव्यू हमारे हाथ में नहीं है। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, कितने डायमेंशंस में पूछा जाएगा, वो हाथ में नहीं है। हाथ में क्या है फिर? मेंस इसलिए हाथ में है कि जैसे यदि आप देखें तो एक आता है आपका, उदाहरण से समझिएगा कि 10वां संविधान संशोधन इस बार पूछा था, किससे संबंधित है? ठीक, क्या पूछा है, किससे संबंधित है? आपको यदि ये याद नहीं है कि दादर एंड नगर हवेली से यह संबंधित है, आपको सिर्फ ये याद है कि किसी ना किसी राज्य को जो है वो इंसर्ट कराया था, तो आप उसमें लिख पाओगे कि नहीं? देखिए ये क्या होता है, उसको ऐसा समझना, जिसको ये याद है कि दादर एंड नागर हवेली से संबंधित है वो तो लिख लेगा सीधा। दूसरा व्यक्ति क्या लिख सकता है, स्मार्ट तरीका जो होना चाहिए वो क्या होगा, भाग 1 में संशोधन हुआ है, अनुच्छेद 2 एवं 3 में संशोधन। क्या ये गलत है? गलत है क्या? 1 नंबर की क्षमता तो रखेगा ना। तो मेंस क्या है, अपने हाथ में, बस ये चीज़ है। मेंस अच्छा करिए, 900 नंबर का टारगेट लेकर चलो। 900 तो पूरे टारगेट तो हमको बड़ा बनाना चाहिए हमेशा। ठीक है, प्री में तो आप लोग 100 टिक करके आते हैं तो हम लोग यही समझते हैं 100 हमने सही किए हैं। ठीक, हमारे मन में तो यही रखता है ना, क्योंकि हम जानबूझ के तो ये नहीं लगाएंगे ना कि भारत की राजधानी बम्बई है। हाँ, हमको पता है कि ये गलत है तो हम गलत तो नहीं लगाएंगे, हमको इसलिए लगता है 100 में से 100 सही है। मीन्स में भी हमको यही गलतफहमी होती है कि हमने तो हमेशा सही लिखा, लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि हमने कुछ ना कुछ कमियां कर देते हैं। इसलिए हाथ में जो चीज़ है उसको संभालो, बाकी चीज़ें क्या है वो तीर के तरह हैं, छूट गया तो छूट गया, इसलिए उनमें ज़्यादा लोड नहीं ले सकते। ठीक, और मूल बात से यदि आप कहें तो पूरा खेल किसका है, 21.5 घंटे का। 21.5 घंटे अपने जीवन के जो संतुलित रख पाता है वो थोड़ा सा ठीक ठाक कर जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप कम पढ़े लिखे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, लोगों को आप देखेंगे नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, इवन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन कमी कहाँ पर होती है, वो 21.5 घंटे की मैनेजमेंट की। 21.5 घंटे कैसे? 2 घंटे जीएस का पेपर प्रीलिम्स का, 2 घंटे सीसेट का, भले ही क्वालिफाइंग है लेकिन दिक्कत कर देता है, वो प्रेशर हुआ। 4 घंटे वहाँ पर, 17 घंटे मेंस के एग्ज़ाम के। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो मतलब शुरू के पेपर जो हैं वो आपके 5 पेपर 3-3 घंटे के हैं, तो 15 घंटे वो हैं, 2 घंटे ऐसे का, 17 घंटे हुआ। इंटरव्यू का हम लोग मान के चले 15 मिनट से लेकर के आधा घंटे का समय, तो इसलिए 21.5 घंटे मान लो। तो वहाँ पर हर उन 21.5 घंटों में आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। इनमें से आधा घंटा या 1 घंटा भी ऊपर नीचे गड़बड़ हुआ तो दिक्कत हो जाती है। आप लोगों ने ये चीज़ भी महसूस की होगी कि हमको लगता है कि हम तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जब टॉपर्स की कॉपियाँ देखते होंगे जो वायरल होती हैं तो आप कहते हैं इससे अच्छा तो हम ही लिख रहे हैं। ऐसा सब कभी सोचा है क्या? बताइए, सोचा है?
आपको ऐसा कभी लगा कि अरे इससे अच्छा तो हम लिख लेंगे, ये क्या लिखा है, इससे हम बेहतर लिखते हैं, ऐसा कभी मन में आता है? नहीं आता? आता होगा ना कभी ना कभी। उसका कारण क्या है? आप बेहतर हो लेकिन आप किसी एक सब्जेक्ट में बहुत बेहतर हो सकता है कि उन्होंने 6 पेपर में मतलब लगातार 27 घंटे में 17 घंटे में एक जैसी कंसिस्टेंसी रखी है, बस इतना मैटर है। आपका 1 घंटा भी ऊपर नीचे गड़बड़ हुआ ना तो पेपर छूट जाता है या कहीं कुछ हो जाता है। ठीक, और कुछ? इतना क्लियर है? और कोई डाउट हो तो बता दीजिए। हाँ जी, फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, अभी सुन पा रहा हूँ। हाँ हाँ, देखिए क्या होता है कि वैसा समझ लीजिए कि जैसे हम लोग एक सलाद रखते हैं सामने, तो उसको आप नॉर्मली खीरा काट के रख दो, वैसी वाली स्थिति है। मतलब आंसर्स की मतलब गार्निशिंग करना भी रखोगे तो अच्छा दिखता है। तो वो स्कीम्स जैसे सोशल, इनका क्वेश्चन ये है कि सोशल जो स्कीम्स वगैरह आती हैं या जो कुछ भी है तो उसमें स्कीम वगैरह ऐड करना, मेजर्स ऐड करना ज़रूरी है या नहीं। तो गार्निशिंग करने पर चीज़ें सलाद वगैरह अच्छी दिखती है या नहीं। तो वो आंसर में वैसे ही गार्निशिंग है कि आपको यदि स्कीम्स वगैरह रखेंगे तो वो वेटेज ज़्यादा देकर जाता है और वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से लीड कर देता है। तो आप उसको ऐड करोगे तो वो अच्छा लगता है और उसके साथ साथ क्या है कि आपको ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके दे देता है। इसलिए वो अच्छा है कि आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे पॉलिटी में मैंने आपको बताया ना, हर जगह पर अनुच्छेद लिखें जहाँ जहाँ पर लागू होता है। अनुच्छेद नहीं लिख रहे हैं तो दिक्कत है। ठीक, तो उससे एक व्यक्ति लिख रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं लिख रहा ना, तो इस कारण से लिखे, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा। ठीक, और कोई डाउट? सिलेबस याद है या नहीं आप लोगों को? नए बच्चों को थोड़ा थोड़ा उसको पूरा याद करिए, पुराने सालों के पेपरों को थोड़ा सा अच्छे से रिव्यू करिए, आकलन करिए और फिर उसके बाद जितनी डायमेंशंस हो सकती है उसको करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगला टेस्ट जो भी टेस्ट है या नहीं? कब है टेस्ट अगला? किस सब्जेक्ट का है? पब्लिक एड्स और थिंकर्स का। जितने भी लोग हैं सब दीजिएगा। ठीक, कभी नहीं पढ़ोगे जीवन में, कभी पढ़ाई पूरी कभी थोड़ी ना होती है। आप जिसके जो फर्स्ट रैंक पर आते हैं, यूपीएससी पे टॉप करते हैं, उनसे पूछिए कि वो लोग बोलेंगे कि हमारा पूरा हो गया? कभी नहीं होता। आपको कुछ तो आता होगा, पवेट तो लिख लोगे ना, PUB और AD, बस उतना ही लिख देना। लिखोगे तो सही ना भाई, आपको लिखना है, जब आपके पास में आएगा कुछ ना कुछ तो लिखोगे ही। पवेट तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा कि लोक सेवा के कार्य बताओ, 1-2 तो लिख ही सकते हो। तो इस कारण से क्या है कि बहुत ज़्यादा लोड मत लो, जो भी आता है लिखो ज़रूर। अब भाई थिंकर्स हैं, थिंकर्स में तो महात्मा गांधी हैं, तो महात्मा गांधी का पूछा गया कि भाई सत्याग्रह के बारे में बताओ, तो सत्याग्रह में कुछ भी नहीं आता आपको संधि विच्छेद तो आती है, सत्य के लिए आग्रह, इतना तो लिख पाओगे, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो क्यों सोचते हो कि पूरा पढ़ेंगे फिर उसके बाद में हम कवर कर पाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता। तो इससे अच्छा है कि हर बार टेस्ट दीजिए, जो अगला टेस्ट है सभी लोग दीजिएगा तो फ़ायदा पड़ेगा। बाकी और कोई डाउट, क्वेश्चन? नहीं? कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो फिर ख़त्म करते हैं ना। थैंक यू। डाउट हो तो पूछ लीजिए, ऐसा कोई वो नहीं है। सर वो आप बोले कि कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही सब मेंटेन नहीं हो पा रही है।
सर रेगुलरिटी भी ब्रेक हो जाती है सर। क्यों हो जाती है? पता नहीं सर। रील्स देखते हैं? रील्स नहीं सर, क्यों? शॉर्ट्स देखता हूँ सर। इंस्टा हाँ मतलब शॉर्ट्स, मतलब वही हो गए शॉर्ट्स या रील्स हो गए, देखते हो ना? देख लेता हूँ। मज़ा आता है? मज़ा आता होगा तभी देखते हो ना। तो बस वही इंटरेस्ट डेवलप कर लो। कुछ ना कुछ कारण के कारण से तो तैयारी करने आए हैं ना। क्या कारण है जिसके कारण से तैयारी करने आए हो? बताओ। तो सेलेक्ट होना है, ये कोई कारण थोड़ी ना हुआ। एक तो कारण होगा कि किसी को देखकर आए, किसी को बिना देखे आए। कुछ तो कारण होगा जीवन में कि जिसके कारण से तैयारी कर रहे हो, या किसी ने फैमिली ने प्रेशर करके भेज दिया कि भाई चले जाओ। क्या कारण है? सर अपने से ही आए हैं, लेकिन प्रेशर नहीं है। तो कारण क्या है? कारण ये है सर कि एक अच्छी पोस्ट में जाना है, और सर जो फैमिली की कंडीशन है उसको थोड़ा अच्छा करना है सर। तो यदि आपके पास में इतना अच्छा कारण है तो उसी कारण को सोचिए और शॉर्ट्स देखना बंद कर दीजिए। नहीं, वो 2-4 मिनट 2-4 घंटे में कब बदल जाते हैं पता नहीं चलता। ये सभी के साथ होता ही होगा। तो इस कारण से क्या है कि वो कारण को दिमाग में रखो कि हमको किस कारण से भेजा गया है। आप भोपाल के भी नहीं हो, बाहर से आए हो, तो वो स्ट्रगल को तो याद रखें जिससे कि रेगुलरिटी मेंटेन हो सके। और जब रेगुलर क्लासेस आओगे, टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तो रेगुलरिटी तो अपने आप मेंटेन होगी। अब आपने कहा कि 19 तारीख को पवेट का टेस्ट है, तो कुछ नहीं तो 2 बार किताब खोलकर तो देख लेना कि कैसे लिखा होता है पवेट। तो उससे आपका कम से कम ये तो होगा कि चलो हमने कॉपी किताब खोल कर देखी है। जब टेस्ट लिखने जाओगे तो टेस्ट में क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, घर पर जब जाकर देखोगे तो इसमें क्या क्वेश्चंस लिख सकते थे, इसको कैसे बेहतर कर सकते थे, रेगुलरिटी मेंटेन हो जाएगी। इससे अच्छा तरीका तो नहीं हो सकता। तो टेस्ट ही नहीं लिखोगे तो रेगुलरिटी आपका वो संयोजन बन ही नहीं पाएगा ना। ठीक है, थैंक यू। आइए सर प्लीज, लाइए भाई। फोटो ले लो यार, कौन से ऊपर वाले से, ऊपर से ले लो ना।